साथियों, जिलानी मेमोरियल लाइब्रेरी एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रही है जिसका नाम लीगल लेक्चर सीरीज़ है और ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल आस्पेक्ट्स पे, कानूनी आस्पेक्ट पे बात करें, बहस करें, ऑनलाइन लेक्चर करें, इंटरव्यू करें और डिस्कशन करें। जिलानी मेमोरियल लाइब्रेरी एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हम लोग दरभंगा के एक गांव अलीनगर ब्लॉक में है, धमसाइन, वहाँ कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस बच्चों को देते हैं और एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिससे बच्चे लाभ हासिल करते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारे वहाँ की किताबें हासिल करते हैं। और आज का जो मुद्दा है हमारे पास वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री एंड रेलेवेंस, भारतीय संविधान और उसका इतिहास, उसकी तारीख़ और उसका क्या महत्व है, क्या अहमियत है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संजय इंगोले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी पढ़ाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई है। इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो सोशल मूवमेंट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे काफ़ी काम है। सर की एक हाल फिलहाल में एक ट्रांसलेशन की बुक आई है, भारत के संविधान निर्मित का राजनीतिक इतिहास। डॉक्टर संजय इंगोले ने इसका ट्रांसलेशन किया है और जो मुद्दा आज हम लोग रखे हैं बात करने के लिए उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये किताब है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर संजय इंगोले जो है हम कुछ सवाल करेंगे और उनका सर रिस्पॉन्स करेंगे। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो भारत का आइन है, ये आइन, ये भारत का संविधान, ये आइडिया, जो विचार जो है, जो ख्याल है, वो आया कैसे? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन इमेजिनेशन में, ये कल्पना में कैसे आया? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिलानी लाइब्रेरी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ एक गुफ्तगू करने के लिए चुना और एक महत्वपूर्ण विषय, देश का जो संविधान है उससे आगे कानूनी चर्चाओं के ऊपर आप जाएंगे। एक बहुत अच्छा उपक्रम है और उसकी शुरुआत हम संविधान और उसकी परिकल्पना, उसकी सोच से सवाल आप पूछ रहे हैं। तो पहला ही आपका सवाल जो है कि ये संविधान की जो संकल्पना है, उसकी कल्पना है, ये कैसे मानवीय समाज में उत्पन्न हुई, ये बहुत एक अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है जिसको हर आदमी ने सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई आखिर ये लिखित रूप से नियम बनाने की जो परंपरा कैसे शुरू हुई। तो सिलसिला ऐसे है कि हम देखते हैं कि मानवीय समाज का जो इतिहास है, विकास का जो इतिहास है, वो जंगलों से गुजरते हुए शहर की निर्मिति तक पहुंचा है। इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह जंगलों में जीवन जीते थे प्रारंभिक जीवन काल में, और बाद में इंसानों की बुद्धि क्योंकि दूसरे प्राणियों से ज़्यादा सचेतन, ज़्यादा विकसित होती चली गई और वो सोच लगाते चले गए कि जीवन जीने के साधन संसाधन, जीवन जीने के तौर तरीके क्या बेहतर हो सकते हैं, और उससे धरातल में, मतलब उसको मूर्त रूप में लाने के लिए इंसानों ने एक साझेदारी की शुरुआत की कि भाई कोई काम करना है तो उसमें एक अकेला आदमी बहुत बड़े काम को नहीं कर सकता या लंबे समय तक नहीं कर सकता, निरंतरता से नहीं कर सकता। तो बड़े काम है वो मिलजुल के करने चाहिए। उससे इंसानों के बीच में जो तालमेल है, कोई सार्वजनिक काम जो सबके बेनिफिट के लिए, सबके हित के लिए है, वो करने के लिए तालमेल से सब लोग हाथ बटा के करेंगे तो बड़ी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं और एक निरंतर परमानेंट सॉल्यूशन इंसानों की समस्याओं के लिए हम दे सकते हैं। जैसे इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया,
बागवानी करना शुरू कर दिया। अब फिर उसमें एक नहीं कई लोगों की मदद चाहिए, बड़े पैमाने पर उत्पाद करना है। जो पौधे उन्होंने सही पाए कि ये अच्छे हैं हमारे खान पान के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पाचक है, स्वास्थ्यवर्धक है, या इसके अंदर औषधीय तत्व है, ये जो उन्होंने पाया तो दूसरों को बताया। दूसरों को बता के जब लगा कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो उसका एक बड़े पैमाने पर उसका उत्पाद करना, इसे करते करते कृषि का विकास उन्होंने एक फैमिली के रूप में, एक समूह के कबीले के रूप में इकट्ठा होके और हाथ बटाने का तालमेल बना करके उन्होंने वो किया। ये जब इंसान कर रहा था, मतलब वो जंगली जीवन से एक स्थायी कृषक जीवन की तरफ जब इंसान आगे बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर डेवलप हो रही थी, तो जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहते समय उनके बीच में अगर विचारों का या सोच का टकराव पैदा होता है तो उस टकराव को सुलझाएंगे कैसे, ये समस्या इंसान के सामने थी। तो सुलझाने का तरीका यह है कि उसके लिए पहले साझा सोच बनाई जाए कि इंसान ने अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कौन सा तरीका, कौन सा विचार इंसान के लिए लाभदायक है, कौन सा विचार उसके लिए लाभदायक नहीं है, तो कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये सोच तो बनी, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं जो समझने के बाद उसको मान लेते हैं कि हाँ जी ऐसा करना सही है। लेकिन ऐसा करते समय अगर उसमें उनको कुछ अपना व्यक्तिगत चीज़, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत टाइम, श्रम कुछ त्याग करना पड़ता है, उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान होता है लेकिन सामूहिक रूप से सबको फायदा होता है। तो ऐसे में जो स्वार्थी तत्व इंसान के दिमाग में रहता है, वो स्वार्थी तत्व रास्ते में जैसे ही आता है तो किसी अच्छे विचार को स्वीकार करते हुए भी इंसान उसको नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसके लिए फायदेमंद नहीं है, सार्वजनिक रूप से फायदेमंद है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज जो परिवार होता है उसकी निर्मिति कैसे होती है। स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, स्त्री पुरुष साथ में रहे और उनके बच्चे हुए, तो उनके समागम से बच्चे हुए। अब पहले तो दोनों को हमेशा साथ में रहने के लिए एक विचार बनाना है कि भाई हम साथ में रहेंगे, हाँ, कि हम आपको पसंद करते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, हम साथ में रहेंगे, मिलजुल के जो भी हमको अच्छा लगेगा उसको हम प्राप्त करेंगे, उसको खाएंगे, उसको जिएंगे। फिर दोनों ने तो सोच बनाई, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे, साथ रहते रहते कुछ कुछ उनकी जो चाहत और अनचाहत अलग अलग भी हो सकती है, लाइक्स एंड डिसलाइक अलग अलग होते, तब भी उसमें वो एडजस्टमेंट करके वो चल रहा है। जैसे मान लो किसी ने कहा मुझे धूप अच्छी लगती है, बीबी ने कहा नहीं मुझे छाया अच्छी लगती है, तो उनको उसमें तो कोई मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। भाई चलो कुछ समय तुम्हारी बात मान लेते, कुछ समय हमारी बात मान लेते, एडजस्टमेंट हो गई, एग्रीमेंट हो गया उसके ऊपर। लेकिन जब इनके बीच में बच्चे आए और जो साथ में रहने के लिए जो साझा नियम उन्होंने बनाया, वो साझा नियम आपस में दो लोगों के बीच में उस नियम को लागू करना उसमें आसान हो जाता है, क्योंकि उसके साक्षी वो दो ही है। जब बच्चे उनके बीच में आए और बच्चों को भी वो अपने नियम बताने लगे और उन नियमों को बच्चों को लगा कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती ये नियम हमारे ऊपर थोप रखा है और ये नियम उनके हिसाब से उनको भाता नहीं है, तो बच्चा उस नियम को तोड़ना चाहता है, उसको दरकिनार करना चाहता है। सपोज दो बच्चे हो गए, माँ बाप ने दोनों के लिए खाना रखा एक टोकरी में एक जगह पर, और वो जंगल में गए और फल फ्रूट कुछ लाने के लिए। दोनों में एक बड़ा था, तो बड़े को बोला कि बेटा ये हिस्सा छोटे भाई का, ये हिस्सा तेरा है, हाँ, भाई को भूख लग जाए तो तू यहाँ से दे देना। तो वो चले गए। जाने के बाद क्योंकि जो भी भोजन रखा था या जो फूल फ्रूट थे वो बड़े को बहुत अच्छे लगे, तो उसने छोटे के हिस्से का भी कुछ खा लिया, जबकि उसको बोला गया था ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा उसका है, तो तू इसको उल्टा ही देने में मदद करना, तू बड़ा है। तो वो ऐसा करने के बजाय, क्योंकि उसको अच्छा लगा और वो छोटा कमज़ोर आदमी है, मैं इसमें से खा भी जाऊंगा तो ये क्या कर लेगा मेरा, करके बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा खाया।
जब बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा खाया तो छोटा भाई भूखा रह गया। माँ बाप आने के बाद छोटे भाई ने माँ बाप को कंप्लेन की कि इसने तो मेरा हिस्सा खा लिया। देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि एक आदमी दूसरे का हिस्सा खाता है और एक आदमी अपने लिए कहता है कि ये मेरा है, मतलब ये ज़मीन मेरी हो रहा, एक लकीर खींचता है ऐसी और कहता है कि इधर मैं उधर तू। ये जो इंसान के बीच में प्रवृत्ति है किसी संपत्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अपना स्वामित्व जगाने का, अपना स्वामित्व स्थापित करने की जो जद्दोजहद है, जो सोच है और जो बल है, वो बल इंसानों के बीच में दरार पैदा करता है। और वो दरार पैदा हुई जब छोटे बच्चे ने माँ बाप को कंप्लेन कर दी कि इसने मेरा खाना मुझे नहीं दिया, तो माँ बाप ने सोचा इसने जो नियम हमने बनाया था उसका उल्लंघन किया है तो इसको पनिश करना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में ऐसा ना करे। तो उन्होंने एक तो उनको हिदायत की कि दोबारा ऐसा मत करना, और उसको पनिश भी किया उन्होंने। पहले तो बताते ही उन्होंने सोचा होगा कि इतने छोटे बच्चे को उसने भूखा रखा, तूने इसका खाया, तो पहले उसको मार पड़ी होगी। फिर उसको बोला होगा फ्यूचर में ऐसा मत करने तो बहुत मारेंगे तुझे। तो फिर वो एक नियम उनके बीच में सेट हो गया कि ये इसका हिस्सा इसी को रहेगा, इसका हिस्सा इसको रहेगा। लेकिन इंसान की जो बुद्धि है वो इतनी चंचल और इतनी डायनामिक है, परिवर्तनशील है कि बाद में उसने दूसरे तरीके से वही चोरी की और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मैंने की नहीं। तो जैसे उसने उस बच्चे को बिना पता की लगे उसने उसमें से हिस्सा चुरा लिया, खा भी लिया, और बच्चे को पता भी नहीं चला कि ये खा गया, लेकिन उसको जल्दी भूख लग गई सपोज। तो फिर माँ बाप ने सोचा जल्दी भूख इसको कैसे लगी, तो भरपूर तो रखा हुआ था। फिर इसको पूछा होगा भी तूने इसका खाया, तो ये बोला कि नहीं मैंने नहीं खाया। ये किसी ने देखा नहीं, एविडेंस नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ये जो इंसान ने कुछ गलत काम किया लेकिन उसको छुपाना चाहता है और उसका एविडेंस नहीं है, इसकी वजह से वो अपने आप को बचाना चाहता है, एक प्रवृत्ति ये है। दूसरी प्रवृत्ति ये है कि पापा ये इसने खा करके झूठन कुछ छोड़ दिया, तो आपने तो ये नहीं बोला था कि जो बचा होगा वो मत खाना। मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। इसका खाना खाने के बाद जो बचा था वो मैंने खाया था, इसका वाला नहीं खाया था मैंने। अब वो जो नियम बनाया उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है। वकालत में क्या हो रहा है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वही चीज है, दो वकील अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं। वो कहता है माय लॉर्ड यहाँ पर ये चीज नहीं लिखी हुई है, इसमें कॉमा लिखा हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से उस चीज को मिस इंटरप्रेट करके बेनिफिट पाना, अपना इनइक्वल बेनिफिट पाना, ये जो इंसान की प्रवृत्ति है, इससे निजात पाने के लिए इंसानों ने जो नियम बनाया वो नियम ऐसा बनाना चाहिए कि उसको कोई मिस इंटरप्रेट ना कर सके, और वो नियम जैसे बनाया वैसा ही रहे, ताकि कोई उसको बाद में ये ना कहे कि ये ऐसा नहीं बनाया गया था। इसके लिए उसको सिंबॉलिक रूप से बना हुआ निर्णय प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। वो जो हुआ, जो सोचा, उस समय के लिए वो सोच जो है प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी था। तो प्रिजर्व करने का पुराने जमाने का जो तरीका था, जब इतनी भाषा विकसित नहीं थी जितनी आज है, तो सिंबॉलिकली प्रिजर्व करके रखते थे जो निर्णय है। जैसे दीवार के ऊपर कुछ निशान बना दिए, गोल गोल निकाले, कुछ चौकोर निकाले, कुछ त्रिकोण निकाले कि ये इनका है, ये इनका है। इतने दिन हो गए, 10 दिनों से एक आदमी आपको खेत से फल तोड़ के लाके दे रहा है, तो आज इसने 50 लाके दिए तो 50 बिंदु दीवार पर लिख दिए। फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा कोई यूज़ किया। ऐसा करके इंसान ने पहले इस प्रकार के सिंबल यूज़ करना शुरू किया जो प्रिजर्व हो, दीवार पे, पत्थर पे, किसी पेड़ के छाल पर, पत्तों पर इसको अंकित करके रखना शुरू कर दिया। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से एक इंसानों के बीच में जो करार हो रहा है, वो करार को लिखित रूप से लाने की परंपरा हल्के हल्के धीरे धीरे स्टार्ट हुई, जो इतनी इलेबरेट जो हम संविधान में देखते हैं उतनी इलेबरेट नहीं है। मान लो ये संविधान की किताब है, अभी तो ये हम इतिहास के बारे में कह रहे हैं, वो नहीं था, लेकिन लिखित रूप से लाने की सोच इंसानों के बीच में इसलिए आई क्योंकि इंसान के दिमाग में जो गैर बराबरी की और अपने को ज्यादा पाने के दूसरे को कम मिले, ऐसा जो फितरत इंसान के दिमाग में है, सोच है, उसको रोकने के लिए संविधानों की निर्मित की परंपरा प्रारंभ हुई।
ये मतलब आपका जो सवाल है कि ये कल्पना कैसे आई, कल्पना ये गैर बराबरी की सोच को रोकने के लिए लाई गई, अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए लाई गई। को किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, ये दस्तावेजीकरण इसका हो ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे और वो एज इट इज रहे, पक्षपात उसमें ना हो, निष्पक्ष वो एविडेंस उसका हो, निष्पक्ष वो सोच बरकरार रहे। इसके लिए संविधान, लिखित रूप से संविधान लाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो फिर अब वो थोड़े छोटे नियम परिवार के लिए थे, अब पूरे समाज के लिए बन रहे। तो फिर हर बारे में, शादी ब्याह के बारे में, फिर व्यापार के बारे में, वस्तुओं के विनिमय के बारे में कि किसको कितना दिया, कितना रहा, उधारी, हिसाब किताब, ये सब फिर जो लिखित में आ रहा है उसका एक नियम बना हुआ है, उस दायरे के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने जो परिवार का मिसाल है उससे आपने स्टेट और सिटीज़न के बीच एक बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ समझा दिया है कि किस तरह से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम एक जो डॉक्यूमेंट है जो हमने ईजाद किया है, इंसानों ने उसका जो आविष्कार किया है, इनोवेशन किया है, उससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को हम सुलझा सकते हैं। और विवाद का उत्पन्न जो है, विवाद का जो कॉज है वो एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और 10 तरह की चीज़ों से पैदा होती है। तो बहुत डिटेल में जाके आपने बताया है सर। अब चूंकि इस किताब में भी जो भारतीय संविधान है उसका राजनीतिक इतिहास जो आपने लिखा है, उसके 3 हिस्से हैं। एक तो शुरू से लेकर के जब ये आइडिया आया ब्रिटिश के, जब ब्रिटिश यहाँ थे, से लेकर के भाई हम अपने तरीके से इस देश को चलाएं, से लेकर 1935 तक जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया वहाँ तक, फिर 1935 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने तक दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गया उसके बाद से लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बनने तक उसके एडॉप्टेशन तक, है ना। ये 3 फेज़ आपने बताया। तो अगर आप पहले फेज़ को अगर एक्सप्लेन कर सकें कि ये जो 1935 तक का स्टेज है वो कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। ये भी जो हमने चर्चा शुरू की उसमें एक महत्वपूर्ण इसका एक पड़ाव है। भारतीय समाज में जो संविधान आया तो वो ब्रिटिश पीरियड में आया। पहली बात तो ये है, हम सुनते थे, क्लास में भी हमने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आई, सन 1680 के आसपास वो भारत में आए। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, ये दोनों सदी में उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। करीब 150 साल उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। पूरी 17वीं शताब्दी और 18वीं के भी मतलब पूरे गुजरने तक वो हमारे यहाँ पर, लेकिन इनिशियल फेज में उनका पूरा शासन हमारे ऊपर था नहीं। वो बस एक कंपनी के रूप में जैसे दूसरे व्यापारियों की तरह थे। और बाद में जब यहाँ के राजे रजवाड़ों को हरा करके उन्होंने खुद का ही शासन बना दिया, वहाँ से हम काउंट करते तो 150 साल हो जाते। तो इस हिसाब से मतलब 1946 तक संविधान बनने की जो औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ होने तक ब्रिटिश लोगों का शासन हमारे देश में था। तो ये जो संविधान आज हमारे देश में हम देख रहे हैं, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भारतीय लोगों का स्वतंत्र होने का, सार्वभौम समाज बनने का जो सपना था, संघर्ष था, उसके जद्दोजहद में, उसकी प्रक्रिया में भारतीय संविधान की निर्मित हुई। अब क्योंकि ब्रिटिश लोगों का भारत पे शासन था, तो शासन करने के लिए उनकी जो सोच थी कि कैसे दूसरों के ऊपर शासन किया जाए, मतलब समाज का जो उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर जो है, अर्जक जो है समाज में, वो अर्जक के माध्यम से समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन की जो आवश्यकता है, भोजन से लेके, कपड़े से लेके, मकान और हर चीज इंसान को जीवन जीने के लिए जो लगती है, दवा दारू सब कुछ, वो उसकी निर्मित करने वाला जो इंसान है,
उससे लेना, और जो निर्मित नहीं कर सकता, जिसके पास वो उपलब्ध नहीं, उसको पहुंचाना, और उसके एवज में उसने उसके बराबर का दाम उसको देना, अपने मजदूरी से कमाया हुआ दाम उसको देना, उसके बराबरी की हुई मजदूरी उसको देना। इसका मतलब ये जो चीज़ है एक्सचेंज ऑफ लेबर जो है वो करवा लेना, उसकी निगरानी करना, और उसके एवज में उसका हुक्मरान बन जाना या उसका मालिक बन जाना, ये कल्पना जो है दूसरों के ऊपर राज करने की जो कल्पना है, ये उन लोगों के दिमाग की उपज है जो अपनी मानो कि एक कुटिल बुद्धि से ये विचार और मन में ये ख्याली मतलब जो है समाधान अपनी बुद्धि के लिए उन्होंने अपने उल्लू सीधा करने के लिए जो बनाए कि हम दूसरों के ऊपर शासन कैसे करें। वो जो चीज़ दूसरे लोग पैदा कर रहे हैं, तो वो पैदा करने के लिए उसमें जो मेहनत, जद्दोजहद, रिस्क है, उसके अंदर जो खतरा है, कोई चीज़ निर्माण करने के लिए किसान भी कोई खेत में काम कर रहा है, सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, बारिश है, धूप लग सकती है, उससे बीमार हो सकता है, बुखार आ सकता है, बहुत सारा रिस्क लेके पैदा करता है, अनाज पैदा करता है। तो वो जो ये कर रहा है वो ना करके जो उसने किया वो चतुराई से वो प्राप्त कर लेना और वो इंजॉय करना, उसका लुत्फ उठाना, ये जिन लोगों के दिमाग में है कि मैंने बिना मेहनत किए दूसरों ने जो किया है उसको प्राप्त करना है, वही सोच है शासन करने की सोच। मतलब जो मूल घटिया किस्म की सोच है इंसानों के बीच में दूसरों के ऊपर राज करने की, वो सोच यही है कि हरामखोरी की जिंदगी जीना, है ना। हालांकि हराम के कई मीनिंग बनते हैं, लेकिन यहां मैं हराम की बात ये कह रहा हूं कि बिना मेहनत किए हुए दूसरों का खाना। वैसे हराम के तो और भी बहुत लार्जर मीनिंग हो सकते हैं उर्दू में, लेकिन मैं एक लिमिटेड दायरे में कह रहा हूं कि आराम हराम है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखवाते थे नारा अपने सरकार का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो मेहनत नहीं करता है वो हरामी है, दूसरों का कमाया हुआ खाता है। तो दूसरों की कमाई के ऊपर जीने की जो सोच है वो हरामखोरों की सोच है। इसलिए उस समय जो शासन इस प्रकार के चले, उसके प्रति सामान्य आदमी का नजरिया अच्छा नहीं था, उनके प्रति सामान्य आदमी के दिल में कोई प्रेम नहीं था। कई बार प्रेम उभड़ा होगा किसी राजा के बारे में किसी व्यक्ति के मन में, तो बस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसमें उनके जान माल को बहुत खतरा था और राजा ने थोड़ी सी मदद कर दी, तो उतने ही कुछ लोग जिनको राजा ने प्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट दिया होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के टैक्स के ऊपर जी रहा होगा राजा, तो वो लोग जिनको डायरेक्ट राजा से उनकी मर्जी से कोई बेनिफिट हुआ वही राजा की तारीफ करते होंगे। अदरवाइज कॉमन आदमी राजशाही का समर्थन नहीं करता था, क्योंकि राजशाही जो कुछ खास व्यक्तियों के समूह ने ग्रुप बना करके एक क्या दल कहो, गिरोह बना करके दूसरों के ऊपर बलपूर्वक तलवार, बंदूक, ये हथियार के माध्यम से राज करने का जो काम किया, अपनी हुकूमत स्थापित की, उनको वो दबे कुचले लोग जिनकी कमाई के ऊपर ये जीते थे बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। और आज भी कोई ऐसा कर रहा होगा तो कोई इसको पसंद नहीं करता। आज जो करप्शन करते वो क्या है, वही है जो पुराने ज़माने में लोग तलवार दिखा के करते थे, और आज ये कागज़ के खेल कर करके करप्शन करते हैं, अपने खाते में पैसा पाते हैं। तो वो एक बात है जो उस समय हो रही थी। तो इसके खिलाफ ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में राजशाही थी, तो ब्रिटेन की जो राजशाही थी उस राजशाही के खिलाफ ब्रिटेन के किसानों ने जंग छेड़ दी। और ब्रिटेन के किसानों ने जब उधर जंग छेड़ दी तो उस जंग के नतीजे में जब वो ज्यादा ताकतवर हो गए, किसान संगठित होकर के राजा के खिलाफ जंग कर दी, तो राजा ने कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा पहले तो हमें तुम शहरी मानो, नागरिक मानो, हम यहाँ के नागरिक हैं, और हमें यहाँ पर जो कुछ भी नियम बनाने हैं, आपस में रहने जीने के, समाज में जो भी व्यवस्था बननी है उसमें वो बनाने में, व्यवस्था बनाने में हम जो है बराबर के हकदार हैं,
हमें पूछे बगैर आप हमारे खिलाफ कानून नहीं बना सकते। तो ऐसा करने के लिए उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव लाने पड़ेंगे। तो ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये जब ब्रिटेन में पारित हुआ, मतलब 19वीं सदी में, मतलब 1919 में तो पहला भारतीय अधिनियम बना, लेकिन उससे पहले 1917-18 में 16 से ये सब जद्दोजहद उनकी चल रही थी कि ये ऐसा बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट उधर बनाया। फिर जब उन्होंने ब्रिटेन के लिए बनाया कि लोगों के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाएगा, ये उन्होंने माना, उसको लिखा गया। और बहुत फेमस एक कानून है मैग्ना कार्टा, तो वो उसके माध्यम से वो आयन के रूप में ब्रिटेन में स्थापित हुआ। फिर उसी पैटर्न पर, उसी धर्रे पर जहां जहां ब्रिटेन का शासन चल रहा था, वहां के लिए उन्होंने एक एक कानून बनाते चले गए। उसमें भारत में पहला भारतीय अधिनियम 1919, ये भारत के संविधान बनने की प्रारंभिक प्रक्रिया में पहला दस्तावेज है। मान के चलो कि यही भारत का संविधान उस समय था, 1919 में पहला भारतीय अधिनियम। मतलब एक नियम बनाया और सब लोगों के लिए समान बनाया, समता के आधार बनाया, ताकि इसका विरोध ना हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, जो कुछ भी होगा सबके साथ एक जैसा होगा। तो ये वहां पर 1919 में भारत में आया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने 18 साल की आजम, जिसको बोलते हैं 18 साल की उम्र के लोग हैं, उस सबको, स्त्री पुरुष को मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार स्वीकार किया गया। वही है वो, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, मतलब रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन्स राइट टू चूज देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अपने राजनीतिक या समाज में शासन करने के लिए जिनकी जिम्मेवारी लगानी है, उन लोगों को चुनने का अधिकार लोगों का है, नागरिकों का है। ये बात वहां रिकॉग्नाइज हो गई। और वही बात इसकी मूल बात है जिससे संविधान निर्मित की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कोई भी नियम बनेगा तो लोगों की सर्वसहमति से बनना चाहिए, लोगों के चर्चा वार्ता, विचार मंथन, डिस्कशन, डिबेट के बाद बनना चाहिए। ये चीज वहां पर स्वीकार हुई ब्रिटेन में। और हमारे ऊपर क्योंकि ब्रिटेन का शासन था, अदरवाइज दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में ये लोकतंत्र बहुत पहले उधर लागू हो गया, जैसे इटली में बहुत पहले वो वहां पर मतलब 12वीं सदी में उधर उन्होंने लोगों का शासन वहां पर अलग रूप से क्यों ना हो, लेकिन लोगों का शासन लोगों द्वारा उन्होंने उधर शुरू कर दिया। लेकिन हमारे देश में ये जो संविधान और ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी आई उसकी जो प्रतिक्रिया में, उसकी कंटिन्यूटी में, निरंतरता में भारत में पहला भारतीय अधिनियम 1919 में आया कि इधर के लोग भी नागरिक हैं और उनको भी नागरिक की हैसियत से अधिकार मिलेंगे, उनके वोट से प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो फिर शासन करेंगे। तो इसमें भारत के कांग्रेस पार्टी के लोग, मतलब वो पहले से सन 1800 से ही वो कह रहे थे कि हमको शासन में सहभागी करवाओ। तो शासन में सहभागी करवाने के लिए प्रोसेस चल रही थी। और जिसको होम रूल के नाम से हम जानते हैं कि भाई चलो तुम्हारा शासन हमने मान लिया, लेकिन यहाँ भारत में व्यवहारिक रूप से लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के लोगों को लेना चाहिए। अंग्रेज आदमी ला करके हमारा कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, अंग्रेज आदमी हमारा मास्टर नहीं होना चाहिए, अंग्रेज आदमी हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर नहीं, यहाँ के आदमी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए। यहाँ वैसा मॉडर्न एजुकेशन था नहीं। फिर उन्होंने यहाँ स्कूल कॉलेज शुरू किए ताकि उनका प्रशासन चलाने के लिए यहाँ से कैडर मिले। हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये, और साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई, ये सारी प्रोसेस उनका प्रशासन चलाने के लिए जो पढ़ा लिखा क्लरिकल स्टाफ चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक आदमी चाहिए, नौकरशाह चाहिए, वो पैदा करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी। और वो लोग जब पढ़ने लिखे रहे तो वहाँ शासन कैसे चलता है, अमेरिका में कैसे चलता है, और लंदन में क्या हो रहा है, उनका पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, यहाँ के लोग उसका स्टडी करने लगे। यहाँ से हमारे लोग वहाँ जाके पढ़ने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ जाके पढ़े, उनके बाप ने उन्हें उधर भेजा, वो वकालत पढ़े थे, उनके पिताजी भी मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने वहाँ भेजा बच्चे को, वहाँ ग्रेजुएट कराया, उनको भी वकील बनवा दिया। तो ये जो भारत के लोग इंग्लैंड जाके, या कुछ लोग अमेरिका भी गए पढ़ने के लिए,
वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि नई शासन पद्धति में बिना रक्तपात के लोगों के बीच के संघर्ष को निपटाने का तरीका, लोकतांत्रिक तरीका, ये लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यार ये तो बढ़िया है, ना उनकी जान गई ना हमारी जान गई, माल पूरा चोखा चोखा, उनका माल हमारा माल, पब्लिक का माल शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट का माल, पब्लिक का माल यहाँ के मंत्रियों का माल, और कोई लड़ाई झगड़ा करने का काम नहीं, किसी को मारने का काम नहीं, चोट ना हमें लगे ना चोट उनको लगे, और बस हम बुद्धि चलाए और कामन आदमी पे टैक्स लगाए और हम मलाई मलाई खाए। तो ये तो बढ़िया है। तो इसका कैसे करते हैं इसको? तो इसको पढ़ाई लिखाई करके कागज बना के दस्तावेज बना के लोगों को देते हैं बिल, इतना तुमको टैक्स देना पड़ेगा, है ना, इतनी कीमत होगी, इसकी कीमत इतनी नहीं होगी, यहाँ इतनी होगी, इंग्लैंड में उतनी होगी, ये चीज़ इनको बेची जाएगी, मर्सिडीज कार खरीदने के लिए आपके पास 10 लाख इनकम होना चाहिए, आपको अगर कोई व्हीकल दूसरा बुलेट खरीदना या कोई दूसरा मान लो कार खरीदनी, फोर्ड खरीदनी है, तो कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, पैसा होने के बाद भी अगर किसी के साथ पैसा है लेकिन वो दूसरे उसके एक अमीरी के पैरामीटर में बैठता नहीं तो उसको नहीं बेचेंगे। ये नियम उन्होंने बनाए, उनको लगा ये बढ़िया है, बिना लड़ाई के कागज पे बनाओ, लोगों की सहमति करवाओ डिप्लोमेटिक डायलॉग से और लोगों के ऊपर शासन करो। तो इसलिए यहाँ के लोगों में ओढ़ लग गई कि एजुकेशन लो, एजुकेशन लेंगे तो शासन प्रशासन में जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो सुधारवादी नेतृत्व था, समाज सुधार करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे, खास करके पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी के लोग, उस समय में वो लोग माइनॉरिटी समझते थे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझते थे। मेजॉरिटी वो इस ढंग से समझते थे कि सरकार जिन लोगों की बन गई मेजर वोटिंग से वो मेजॉरिटी हो गई, और जो लोग छोटे छोटे समूह हैं जिनके प्रतिनिधि चुन के जाने लायक उनकी संख्या नहीं है, उनके वोट नहीं है, वो माइनॉरिटी हो गए। तो हमारे भारत देश में हिंदुओं के वोट मेजॉरिटी वोट है ऐसा समझते थे, फिर मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन ये लोगों के वोट कम है ऐसा समझते थे, उनको माइनॉरिटी कहते थे। उसमें एक ऐसा घटक है भारतीय समाज में अछूत। तो अछूत मुस्लिम भी है, अछूत सिख भी है, अछूत हिंदू भी है, अछूत मतलब इस प्रकार से अछूत अलग अलग जगह पर है। तो फिर अछूत किसका है ये होड़ लग गई। तो मुसलमान ने उनका कहा कि अछूत हमारा है, उसकी गिनती मुसलमानों में करवाओ। तो वही हिंदू कहने लगे कि नहीं अछूतों की गिनती हमारे अंदर करवाओ ताकि हमारी संख्या बढ़ जाए, ताकि कल वोटिंग हो जाए तो फिर उनके वोट हमको मिल जाए। तो हिंदुओं ने चाहा कि अछूत हमारे, वो क्लेम करने लगे। मुस्लिम लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे नकारे हुए लोग हैं, हम उनको समता का व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको इंसान समझ रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, इसलिए तो वो बहुत सारे मुसलमान बने हुए हैं, तो अछूत हमारे हैं, वो ये क्लेम करने लगे। जब ये संघर्ष चल रहा था वहां पर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नंबर 1 अछूत हिंदू नहीं है और अछूत मुसलमान भी नहीं थे, क्योंकि जो मुसलमान हो जाता है वो अछूत नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर छुआछूत की परंपरा नहीं है मुसलमानों के बीच में। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदू भी स्वीकार नहीं कर रहे, मुसलमान भी स्वीकार नहीं कर रहे, सिख में भी वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अलग से उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है और समाज से दरकिनार और हाशिए पे उसको रख दिया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये भी एक माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम एक माइनॉरिटी है, सिख एक माइनॉरिटी है, जैन एक माइनॉरिटी है, या भाषाई माइनॉरिटीज भी यहाँ पर कुछ थी जैसे पारसी वगैरह। तो ये अछूत भी एक माइनॉरिटी है और अछूत हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। ये उन्होंने सूर वहां से एक स्वर उन्होंने वहां से छेड़ा, एक आवाज उन्होंने उठाई कि वो भी एक माइनॉरिटी, इसलिए उनको भी हक है। इस किताब में आप देखेंगे कि इसमें इसके प्रारंभ में ही ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनके सामने रखी हुई है, आई शुड रीड दिस, कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार किसी के साथ हो रहे हो तो वह देश का अछूत समुदाय ही है, और यदि ब्रिटिश सरकार अछूतों की समस्याओं को सही मायने में समाधान करना चाहती है तो उनके प्रतिनिधियों का केंद्रीय विधानसभा में होना अत्यंत आवश्यक है। और आगे कहते हैं यदि आप मुस्लिम भाइयों को जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो अछूत जिन्हें हिंदू भले ही अपना हिंदू दिखाते हैं वास्तव में वह हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। देखो ये उन्होंने आर्ग्यू किया, वो हिंदू का हिस्सा
नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय की समस्याएं धर्म के आधार पर भिन्न है, इसलिए उनकी समस्याओं को समाधान के लिए उनके अलग प्रतिनिधि केंद्रीय विधानसभा में होने चाहिए। सूत्रों को आप मानते हैं तो फिर अछूतों की समस्याएं उनसे ही अधिक भयानक है। वे ही लोग हैं जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार किया जाता है। भले ही अछूतों को हिंदू धर्म द्वारा हिंदू माना जाता है, लेकिन वे केवल नाम के ही हिंदू माने जाते हैं, अदरवाइज अछूत हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। ये इसमें प्रारंभिक में ये चीज लिखी हुई है। तो ये जो दो चीजें भारत में हो रही थी ब्रिटिश पीरियड में, एक तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई तुम्हारे शासन में हमारे माइनॉरिटी के प्रतिनिधि होने चाहिए, वो बात उन्होंने मान भी ली। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर मुसलमानों को आप माइनॉरिटी होने के नाते अधिकार दे रहे हैं तो अछूतों को भी देने चाहिए, आदिवासियों को भी देने चाहिए। तो ये तीन हिस्से हो गए, मुस्लिम, अछूत, आदिवासी। इनको रिकॉग्नाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। उन्होंने सर्वे किया, उनकी पॉपुलेशन बाकायदा दर्ज की, उसके अनुपात में प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने रखी, साउथ बरो कमीशन के सामने रखी, और उसके बाद गोलमेज परिषद हुई 1931 और 32 में। उससे पहले 30 में भी उसकी प्रक्रिया चली। वो 30 से ही डॉक्टर अंबेडकर, मतलब 28 से ही जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो कांग्रेस के लोगों ने तो उसका बाइकआउट किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको इंटरव्यू दिया और उनको एक प्रतिवेदन भी लिख के दिया, मेमोरेंडम लिख के दिया। और फिर वो बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच गई कि भारत जो समाज है, भारतीय समाज जो है, वो कोई होमोजीनियस समाज नहीं है, एकमय समाज नहीं है। इसके अंदर भिन्न भिन्न समूह रहते हैं और उन भिन्न भिन्न समूहों को हमको भिन्न भिन्न रूप से समझना होगा, क्योंकि इनकी समस्याएं भिन्न भिन्न है और उनके बीच में भिन्न भिन्न प्रकार का टकराव है। वो टकराव से बचना है तो उनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना होगा, इसलिए उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कम्युनल अवार्ड सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन उनकी विधानसभाओं में देना चाहिए। ये प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब 1919 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने की परंपरा स्टार्ट हुई। और फिर वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कितने अनुपात में होंगे और कौन से घटक के, कौन से रीजन के होंगे, कौन सी भाषा के होंगे, इसकी भी जद्दोजहद हुई और वो भारत में धीरे 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 सेटल होते होते फिर 1935 में और ज़्यादा परिष्कृत दूसरा अधिनियम लाया गया, उसको कहते हैं दूसरा भारतीय अधिनियम 1935। 32 में जब कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझने लगा कि भारत का शासन कैसे किया जाए, उनके रियल वास्तविक प्रतिनिधि कौन है, कहां से आएंगे और किस प्रक्रिया से आएंगे। तो कुछ तो उन्होंने उनकी समस्या, उनके प्रशासन के लोगों को जान करके कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, वकालत में थे, लेखक थे। तो ऐसे कुछ लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया उनके अपने तौर तरीकों से और उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिया, और कुछ को जनता द्वारा इलेक्शन करके उनका जनमत जान करके उनको लिया गया। वो इलेक्शन की प्रोसेस से लिया। 1936 में फिर इलेक्शन हुए भारत में, 35 में आया अधिनियम, तो 36 में फिर इलेक्शन हुए, 36 के बाद 40-42 में इलेक्शन हुए, फिर 46 में संविधान सभा के इलेक्शंस हुए और आगे फिर 46 के बाद 47 में तो हम आज़ादी हो गए। जब संविधान बनने लगा, उनको पता चला कि ये पक जाएगा, ये खिचड़ी पकने वाली है, तो वो उन्होंने तय कर लिया कि चलो देना है। तो वो करने के लिए उन्होंने एक और प्रोसेस थी, कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा था और उसमें ये तय हुआ कि भारत के जो भिन्न भिन्न समूह के लोग हैं, खास करके तीन, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तीनों लोग मिल करके एक औपचारिक सदन में बैठकर एक संविधान बनाएंगे और वो संविधान सारे लोग सर्वसहमति से स्वीकृत करेंगे, तो फिर हम भारत को आज़ादी देंगे। ये कैबिनेट मिशन ने डिक्लेयर किया, क्योंकि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था और ब्रिटिश लोग सारी दुनिया में शासन करने लायक रहे नहीं, बहुत जगह पर उनको मार पड़ी, हार गए। तो उनको पता चल गया कि उनकी जनता उनके पकड़ से निकल गई, लेकिन उनके मन में ये था कि हम इनके ऊपर शासन करते थे। जब हम सुधर गए, ब्रिटेन में राजाओं ने मार खाई और किसानों ने उनको डायरेक्शन दी कि भाई सर्वसहमति से निर्णय करो,
तो उन्होंने सोचा जो आइडिया हमारे तरफ आई, ये आइडिया जिनके ऊपर हमने शासन किया था उनको भी ये आइडिया देना चाहिए, डेमोक्रेसी की आइडिया देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया देना चाहिए, तुम भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और समता का संविधान बनाओ, न्याय का संविधान बनाओ, बंधुभाव का संविधान बनाओ और उसमें लोगों के सिटीजन के रूप में अधिकार रिकग्नाइज करो तो शांति बरकरार रहेगी। ये क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा? क्योंकि अगर कोई समाज, कोई देश अगर पीसफुली जी रहा है तो उसके साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग करके वहाँ के साधन संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में लोकतंत्र रहे, भारत में संविधान रहे, लोग शांति रहे, ये वो क्यों सोच रहे थे? उनका भी बिजनेस ओरिएंटेड उसके अंदर इंटरेस्ट था कि इनके अंदर शांति रहेगी, इनका कोई जाना माना कोई नेता होगा, उस नेता को सेट कर देंगे, उसके माध्यम से हम तय कर लेंगे कौन सी हमारी चीज उसके पास जाएगी, कौन सी चीज हमारे पास आएगी, और व्यापार चलता रहेगा बिना संघर्ष के, बिना मिलिट्री के व्यापार चलता रहेगा। उनका इंटरेस्ट ये था। लेकिन चलो उनका जो इंटरेस्ट है उसमें हमारा भी कुछ इंटरेस्ट पूरा हो रहा था, तो अच्छा आइडिया है, लोगों के विचार से शासन चलना चाहिए, इसलिए हमारे लोगों ने भी उसको स्वीकार किया और लोगों ने भी सोचा कि वो अपनी डिप्लोमेसी करेगा तो हम भी तो अपनी डिप्लोमेसी करेंगे। तो इंसानों के बीच में झगड़ा खत्म हो करके अगर केवल विचारों का संघर्ष रहता है तो इसमें बस इतना ही आदमी को सजग रहना चाहिए कि उसको अपनी बुद्धि को अपडेट रखना है, अपनी बुद्धि को सजग रखना है, संचेतना से अपना काम करना है। वही लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुई। और आपका जो सवाल था कि ये पहला जो पार्ट था भारतीय संविधान बनने का 1919 से लेकर 1935 दो भारतीय अधिनियम बने और फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ इलेक्शन करने की प्रोसेस स्टार्ट की। वो भी 36 से लेकर 46 तक 10 साल वो चलता रहा और 46 में एक्चुअली ये तय हुआ कि नहीं अब इनका अलग से संविधान बना करके, 35 से ही चल रहा था संविधान बनाना है। वो बनाने के लिए और वो थॉट स्वीकृत करने के लिए ब्रिटेन में 10 साल लग गए।